हेलो। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आज डेट 29 जुलाई को गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल कर दिया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आज से स्टार्ट हो जाएगी। जो 2019 में गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट इसका तैयार किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, वो आज डेट 29 जुलाई 2020 को सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया है उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। तो उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो उसके पॉइंट्स हैं, क्या क्या जो मेजर चेंजेस किए गए हैं, उन मेजर चेंजेस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से मेजर चेंजेस जो स्कूल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, और जो गवर्नमेंट ने जो इसका अपना एम रखा है वो क्या क्या एम है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और पॉइंट वाइज बात करेंगे। ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने लागू किया आज, ड्राफ्ट इसका पहले से तैयार हो चुका था, उसके बारे में देखते हैं उसकी क्या क्या डिटेल्स हैं, किस तरीके से क्या क्या चेंजेस इसमें किए गए हैं। तो वो चेंजेस देखिए उसमें क्या क्या चेंजेस हैं। देखिए सबसे पहले आपका जो है ये है कि जो डिसीजन जो लिया गया है, क्या क्या डिसीजन इसमें लिया गया है। तो ये द डिसीजन ऑफ चेंजिंग द नेम, सबसे पहला तो ये जो HRD जो मिनिस्ट्री है, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा मेजर चेंज तो यही है, जो मंत्रालय का नाम चेंज करके HRD मिनिस्ट्री की जगह, ये अच्छा अपडेट है, HRD मिनिस्ट्री की जगह एजुकेशन मिनिस्ट्री मतलब शिक्षा मंत्रालय उसका नाम कर दिया गया है। ठीक है। तो ये जो आउटकम्स हैं उसके इधर रखा, द न्यू पॉलिसी वुड ऑल्सो सी ऑन ओवरऑल ऑफ द सिस्टम इन प्लेस इन हायर एजुकेशन। ठीक है। इसमें जो चेंजेस हैं वो देखिए, यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम ECCE टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2030, अलाइनिंग विद SDG फॉर अटेनिंग फाउंडेशन, मतलब 2025 तक ये जो बेसिक न्यूमर्सी है उसकी एक नेशनल मिशन चलाया जाएगा 2025 तक उसको अचीव करने के लिए, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक लर्निंग और बेसिक लिटरेसी को सीखें। इसके लिए गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में बात की है। टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स, 2023 तक का इन्होंने लक्ष्य रखा है कि जो टीचर्स हैं वो असेसमेंट के लिए तैयार हों। असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन के लिए तैयार हों। ठीक है। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम 2030 तक, मतलब इंक्लूसिव होगा और इक्विटेबल होगा, सबके लिए मतलब समान एक इक्वल एजुकेशन सिस्टम आपको 2030 तक प्रोवाइड किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स टेस्ट कोर कंसेप्ट और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, मतलब बोर्ड एग्जाम्स में जो होता था कि आपका पूरी डिटेल्स उसमें पूछी जाती थी, उसकी जगह पे जो एप्लीकेबल जो नॉलेज है वो उसमें जो कोर कंसेप्ट्स हैं वो उसमें बोर्ड एग्जाम्स में वो टेस्ट किए जाएंगे। एवरी चाइल्ड हु विल कम आउट ऑफ स्कूल अडेप्ट एटलीस्ट वन स्किल। इंग्लिश में ये बोला गया कि जो भी स्टूडेंट है वो जब स्कूल से निकलेगा तो कोई ना कोई एक स्किल उसके पास में होगी, चाहे मतलब कोई भी वोकेशनल स्किल हो सकती है, जैसे कारपेंट्री हो गया, मशीनिस्ट हो गया, टाइपिंग हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मतलब एक वोकेशनल ट्रेनिंग वो अपने साथ लेके निकले, क्योंकि आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट का ज़माना चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है कंट्री में। तो एटलीस्ट एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिससे वो अपना रोज़गार या अपने जीवन यापन के लिए कोई एक ऐसी स्किल हो जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके अच्छे तरीके से। और जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग, जो सीखने के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मानक हैं, वो पब्लिक और प्राइवेट स्कूल दोनों के लिए सेम होंगे। जो स्टैंडर्ड सरकार ने इस पॉलिसी में तैयार किया है वो दोनों स्कूल्स के लिए सेम होगा। ठीक है। मेजर रिफॉर्म्स क्या क्या किए गए हैं स्कूल एजुकेशन में, ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। बहुत ये जो पॉइंट्स जो चेंज किए गए भैया, बोर्ड एग्जाम्स विल बी लो स्टेक्स एंड टेस्ट एक्चुअल नॉलेज इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग। मतलब रोट लर्निंग का मतलब ये है जो आप रटने वाली जो चीज़ें हैं वो बोर्ड एग्जाम्स में मतलब उनका वो चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, मतलब एक्चुअल नॉलेज जो आपने जो सीखी है, जो एप्लीकेबल नॉलेज है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, वो चीज़ पूछी जाएगी। मदर टंग जो मातृभाषा है वो इंस्ट्रक्शन तो भी ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन का मीडियम एक मातृभाषा भी होगी। बहुत सारी मातृभाषाएँ, कन्नड़, तेलुगु और बंगाली, गुजराती, मराठी। ठीक है। रिपोर्ट कार्ड विल बी ए कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट, जो रिपोर्ट कार्ड जो स्कूल में तैयार किए जाएंगे वो मतलब जैसे पहले होता था कि एक तरफ मार्क्स होते हैं एक तरफ होता है, उसकी जगह पे मतलब कई सारे इसमें आस्पेक्ट्स जोड़े गए हैं। जैसे कि एक जो असेसमेंट है जो इस रिपोर्ट कार्ड में, एक रिपोर्ट स्टूडेंट खुद अपनी तैयार करेगा, एक उसके जो साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो तैयार करेंगे,
और फिर उसका जो टीचर उसका रिव्यू करेगा। मतलब ये तीन चीज़ों में उसका असेसमेंट होगा। नेशनल मिशन टू फोकस, जैसे पहले बताया था कि जो नेशनल मिशन है वो एक स्टार्ट किया गया बेसिक लिटरेसी बेसिक न्यूमर्सी के लिए। मतलब जो बेसिक जो पढ़ना है लिखना, मतलब बेसिक पढ़ना या लिखना बच्चों को आ जाए, और जो संख्या ज्ञान है बेसिक न्यूमर्सी है वो संख्या ज्ञान भी स्टूडेंट्स के लिए हो जाए, ठीक है। और ये पेडागोगिकल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया गया है, ठीक है। उस चेंजेस में मैंने बताया था, जैसे अब 10+2 सिस्टम चल रहा है, 10+2 सिस्टम की जगह अब 5-3-3-4 वाला सिस्टम चलेगा, ठीक है। 5 साल, 3 साल, 3 साल और फिर 4 साल, ठीक है। और इसमें बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में ये बताई दिए। और मेजर रिफॉर्म्स आपका क्या क्या है, देखो ये है 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड, मतलब 360 डिग्री का एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड के लिए दिया जाएगा। ट्रैकिंग और ये नेशनल असेसमेंट सेंटर एक परख, ये सरकार ने एक नई संस्था बनाई है परख, नेशनल असेसमेंट सेंटर परख। इसकी परख की फुल फॉर्म क्या है आप नोट कर सकते हैं, ये पूछा भी जा सकता है कई बार कंपटीशन में, ऐसे जो फुल फॉर्म से पूछी जाती है। मतलब जितने इंडिया में टोटल 60 मतलब जो रिकॉग्नाइज बोर्ड्स हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं वो सब इसका वो करेंगे। तो परख जो है उसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज फॉर होलिस्टिक नॉलेज, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट परख, ठीक है। और NTA, इसमें NTA में ये भी कहा गया है कि जो NTA है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक कॉमन एंट्रेंस ऑफ़र करेगी। जितने भी देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं वो अगर चाहें तो NTA के साथ में मिलके एक कॉमन एंट्रेंस करा सकते हैं, जिससे बच्चों को अलग अलग यूनिवर्सिटी और अलग अलग कॉलेज का एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं होगी, वो उससे काउंसलिंग करके अपना एडमिशन ले सकता है उसमें, ठीक है। बुक प्रमोशन की पॉलिसी भी लेके आई है, डिजिटल लाइब्रेरीज पर सरकार ने जोर दिया है, ठीक है। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो फॉर टीचर्स, ठीक है, ये भी NPST जो है ये भी सरकार ने लागू किया है कि जो देश के जो शिक्षक हैं चाहे वो स्कूलिंग सिस्टम के हों चाहे हायर एजुकेशन के हों, उनके लिए एक स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा कि वो किस तरीके का स्टैंडर्ड उस टीचर का होना चाहिए, जो मानक है जो प्रोफेशनल उसके स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरीके के होने चाहिए। तो इसको अभी NCERT और NCT मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ठीक है, ये दोनों मिलके इसके लिए काम करेंगे NPST के लिए, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट, सारा कुछ ट्रांसपेरेंट होगा इसमें। नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी ये बताई दिया। 5-3-3-4 वाला ये भी है एक स्ट्रक्चर। जैसे अब जो 10+2 स्ट्रक्चर चल रहा है 1 से लेकर हाई स्कूल तक, हाई स्कूल के बाद में फिर आपका +2 होता है, उसकी जगह आप 5 साल 3 साल 3 साल और 9 से लेकर 12 तक का 4 साल, ठीक है। ये आपका एक मतलब उसका रहेगा सिस्टम, ठीक है। करिकुलम ये मतलब जितनी भी चीज़ें इसमें रिफॉर्म की गई हैं वो 21st सेंचुरी के हिसाब से है। और जो जो एजुकेशन में जो कंट्रीज़ हमसे आ गए हैं वहाँ भी सिस्टम यही है। 9th के बाद में आप अमेरिका में भी ऐसे सिस्टम है कि 9th के बाद में वहाँ भी सब अपना स्पेशलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट साइंस बिटवीन करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बिटवीन वोकेलर एंड एकेडमिक, मतलब कोई भी सेपरेशन नहीं रहेगा। कोई भी छात्र किसी भी पढ़ाई के साथ में किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकता है, ठीक है। एजुकेशन फॉर गिफ्टेड और ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का कोविड-19 की वजह से तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, ठीक है। इसलिए सरकार ने ये फोकस किया है इस पॉलिसी में कि जो टेक्नोलॉजी का यूज है एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि ऐसी सिचुएशन आने पर उसकी हैंडलिंग अच्छे तरीके से की जा सके, ठीक है। और बाकी इसमें इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेजर थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी तो सरकार मतलब बॉडीज़ को ट्रांसपेरेंट करना चाह रही है, करप्शन भी इसमें बहुत हद तक कम हो जाएगा। अभी बात आती है हायर एजुकेशन की। जो हायर एजुकेशन में जो मेजर रिफॉर्म्स किए गए हैं उन रिफॉर्म्स में क्या क्या देखिए। UG प्रोग्राम 3 या 4 साल के होंगे, PG प्रोग्राम 1 या 2 साल का, इंटीग्रेटेड 5 साल का, बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री भी इनॉर्गेट किया जाएगा। MPhil टू बी डिसकंटिन्यूड, MPhil को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, MPhil नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें ये बताया गया है कि जो 4 साल का कोर्स है इसमें जो 4th ईयर है उसको आप एज ए MPhil यूज़ कर सकते हो। 4 साल के डिग्री प्रोग्राम में जो 4th ईयर है उसको आप एज ए MPhil यूज़ करके डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हो किसी भी 4 साल के उसके बाद में कोर्स के बाद में। ये 4 साल वालों के लिए, 3 साल वालों के लिए नहीं है, ठीक है ना। क्रेडिट ट्रांसफ़र एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट्स ये भी इसमें लागू किया जाएगा। और इसमें ये बताया गया है कि जो सिस्टम है आपका हायर एजुकेशन का सिस्टम, उसमें सबसे बड़ा मेजर चेंज क्या है,
कि सबसे पहला तो ये है जैसे कि जैसे यूजीसी हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और एआईसीटी और एनसीटी, ये कुछ मेजर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम की। इनकी जगह एक हायर एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडी होगी। इन सब को मिला के एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी जो हर चीज़ का, चाहे वो एफिलिएशन का काम हो, ऑनलाइन एफिलिएशन का काम हो, रिव्यू का काम हो, ग्रेडिंग का काम हो, वो सब वही एक रेगुलेटरी बॉडी देखेगी। आदमी को अलग अलग की इंजीनियरिंग के लिए एआईसीटी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वहाँ से कोई असेसमेंट करने के लिए कोई टीम आएगी, कोई रिव्यू करने के लिए टीम आएगी, यूजीसी करेगी। उस सब एक्सेप्ट इसके कि एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी, वो सब इन सब चीज़ों पर काम करेगी। पहला चेंजेस ये है, ठीक है। और जैसे मतलब कि कंट्री में, इंडिया में इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाए कि स्टूडेंट रिसर्च करें। जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, चाहे पेटेंटिंग का काम हो, इनोवेशन का काम हो, उसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। इस पॉलिसी के तहत ये बताया गया है कि जो एनआरएफ है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च के लिए, पेटेंटिंग के लिए और इनोवेशन के लिए वो सारा काम ये देखेगी। जो मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे, जो मेजर रिसर्च होंगी, चाहे वो मेजर पेटेंट्स हों, इनोवेशन हो, उनके लिए फंडिंग का काम एनआरएफ करेगी, उनके लिए फ़ंड प्रोवाइड करेगी रिसर्च के लिए। मल्टी डिसिप्लिनरी आपका एजुकेशन सिस्टम होगा हायर में। जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग के साथ में उसका शौक है कि उसे म्यूज़िक सीखना है, म्यूजिक हो गया, आर्ट्स हो गया, क्राफ्ट्स हो गया, तो ऐसी चीज़ें वो सीख सकता है। इस चीज़ की सुविधा हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में की जाएगी। जो एजुकेशन सिस्टम है मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। आपको ये बॉर्डिनेशन नहीं होगा कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप म्यूजिक नहीं सीख सकते। आपको उस चीज़ की सुविधा भी वहाँ प्रोवाइड की जाएगी एज अ सब्जेक्ट। या म्यूज़िक भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कि ताकि आपको मतलब एक अच्छी शिक्षा मिले, आपको बोझ ना लगे वो शिक्षा, कि आपका जो शौक़ है वो भी आपका उसमें पूरा होना चाहिए। और सबसे बड़ा जो मेजर चेंज है हायर एजुकेशन में, वो है कि मल्टीपल एंट्री एंड एक्सेस सिस्टम। मान लीजिए कोई 4 साल का कोर्स है और किसी भी रीज़न की वजह से कोई स्टूडेंट उस 4 साल के कोर्स को 2 साल करके उसकी कोई कंडीशन आई और वो छोड़ देता है, तो अभी तो ये सिस्टम है मौजूदा कि वो उसका कोर्स ख़त्म हो जाएगा, दोबारा अगर करना चाहेगा तो फर्स्ट ईयर में दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें एजुकेशन पॉलिसी में ये बताया गया है कि इस एजुकेशन पॉलिसी से अगर किसी ने 2 साल का कोर्स कर रखा है और वो एक निश्चित समय तक अगर वो दोबारा उसको कंटिन्यू करना चाहता है, तो बिना फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए वो उसको अपना कोर्स पूरा कर सकता है। उसे वो 3rd ईयर से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट ईयर में ना लेके 3rd ईयर से स्टार्ट करके अपना 4 साल का डिग्री प्रोग्राम पूरा कर लेगा। उसके लिए एक टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम तक अगर आप वापस आते हैं लौट के इस कोर्स में, तो आपका कोर्स वो कंटिन्यू रहेगा, डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, ये सबसे बड़ा मेजर चेंज है, जिससे कि लोगों को बहुत सारे रीजन्स होते हैं छोड़ देते हैं, उसके लिए ये रहेगा। और कॉलेजों के लिए, जो देश के कॉलेजों की बात है, उनमें ये किया गया है कि जो ऑटोनॉमी है उनके लिए ग्रेड के हिसाब से दी जाएगी। जो स्वायत्तता है उन्हें ग्रेड के हिसाब से दी जाएगी। A+ जो ग्रेड के कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी, उससे कम A के लिए मिलेगी, उससे कम B के लिए मिलेगी, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मानक शिक्षा के लिए जो मानक है, वो सेंट्रल हो, डीम्ड हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सबके लिए कॉमन रखे गए हैं, बिल्कुल, ठीक है। सबके लिए कॉमन रखे गए हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में एवोल्यूशन, मतलब एजुकेशन पॉलिसी में इंडिया में क्या क्या चीज़ हुई हैं, ठीक है, वो आप इसमें देख सकते हैं। एक पूरी ये लिस्ट है कि इसमें मतलब क्या क्या रिफॉर्म्स, इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, कौन कौन सी कमेटीज़ आई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आई थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-1949 में। उसके बाद में सेकेंड एजुकेशन कमीशन बना 1952-1953 में। एजुकेशन कमीशन अंडर DS कोठारी, जिसे कोठारी कमेटी भी कहते हैं, वो 1964-1966 में। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी बनी 1968 में। अब 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसमें किया गया था, संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। फिर दोबारा एक एजुकेशन पॉलिसी बनी 1986 में। इसके बाद में ये आप देख सकते हैं NPE को मॉडिफाई किया गया है। फिर TSR सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट आई थी 27 मई 2016 को। उसके बाद में K कस्तूरीरंगन कमेटी, जो शिक्षा का जो उन्होंने किया था 6 से लेके 18, मतलब 9 से लेकर 18 तक, 9 से लेकर 18 तक, वो 6 से लेकर 18 तक अब कर दिया गया। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। डेट 29 जुलाई को कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें इस पॉलिसी को, एजुकेशन पॉलिसी को पूरा उसमें अप्रूव कर दिया गया। ये एजुकेशन पॉलिसी देश में लागू हो जाएगी। इसका ड्राफ्ट 2019 में पेश किया गया था। तो ये इसकी मेजर हाईलाइट्स थे जो मैंने आपको बताए थे।
अगर और कुछ आपको इसमें जानना है किसी पॉइंट्स के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।